गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे कन्यादान। कवि ऋतुराज की लिखी हुई यह कविता कन्यादान। कोई नया शब्द नहीं है ये आप लोगों के लिए, सालों से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। भारतीय लोगों के लिए, हमारे लिए यह एक बहुत ही चिर परिचित शब्द है जिसका अर्थ सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय सामाजिक व्यवस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है विवाह। इस वैवाहिक परंपरा में लड़की के माता पिता के द्वारा अपनी बेटी का कन्यादान किया जाता है। इस रस्म के बिना हमारी सामाजिक व्यवस्था पंगु है, आगे नहीं बढ़ सकती है, रुक जाएगी हमारी सामाजिक व्यवस्था। क्योंकि इसके बाद ही पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं का हस्तांतरण करते हैं, जिसमें यह एक सेतु, एक ब्रिज का काम करती है हमारी यह परंपरा, जिसमें कन्यादान सबसे महत्वपूर्ण होता है। माता पिता का एक त्याग होता है जिसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता, जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है कि माता पिता एक नए परिवेश में, एक नए घर में, एक नए व्यक्ति को अपने हृदय का टुकड़ा, अपना हृदय, अपनी आत्मा, एक माँ एक बेटी के रूप में अपनी आत्मा किसी दूसरे के घर में हमेशा के लिए भेजती है। वो क्या दान करती है, क्या सब कुछ दे देती है वो। इसी मार्मिकता को, इसी माँ की उस मर्म को, माँ की उस पीड़ा को इस कविता के माध्यम से कवि ऋतुराज ने अभिव्यक्त किया है कि अपनी बेटी का दान करते समय एक माँ के हृदय पर क्या गुजरती है, वह क्या सोचती है, वह बेटी को क्या क्या सीख दे करके भेजती है। सदियों पुरानी हमारी भारतीय परंपरा कन्यादान की परंपरा, जिसमें माताएं अपनी बेटियों का कन्यादान करती आ रही हैं और दूसरे के घरों में भेजती आ रही हैं। माताओं के इस सैक्रिफाइस को, इस त्याग को शायद हमारे भारतीय समाज में 10% भी, 10% भी नहीं समझा गया कि किसी दूसरे के घर से आई हुई बेटी अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना पूरा जीवन त्याग करके एक नए रूप में अपने को ढालती है, एक नई जगह पे पूरी तरह से एडजस्ट करती है। तो क्या वह उस घर का हिस्सा नहीं होती है? क्यों उसके साथ, जो कि आरंभ में हमारे भारतीय समाज में किया जाता था, बच्चियां दहेज के नाम पर जला दी जाती थी, बच्चियों के साथ उपेक्षित व्यवहार किया जाता था। उस 10, 12, 15 साल की बिटिया का विवाह होता था और उससे उम्मीद कर ली जाती थी कि वो आते ही एक सात फेरे की रस्म, एक कन्यादान की परंपरा के बाद वो अब पूरी तरह से उनके नए घर को समझ जाए। ये उससे उम्मीद कर ली जाती थी कि वो आते ही ससुराल वालों को, पति के घर वालों को तुरंत समझ ले, जबकि उसकी खेलने कूदने की उम्र होती थी, बच्ची होती थी वह स्वयं। उसे नहीं पता था कि ससुराल क्या होता है। वह जैसे अपने माँ के घर में होती थी, अपनी मनमानी करती हुई, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार सारे कार्य करती हुई, अब अचानक एक विवाह की रस्म के बाद, कन्यादान के बाद उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, इतना बड़ा दायित्व भार उस पर थोप दिया जाता है कि उससे उम्मीद की जाती है कि वह एक आदर्श बहू बन जाए, अपने ससुराल वालों के सारे अवगुण गुणों के साथ उन्हें स्वीकार कर ले और उनके अनुसार ढल जाए। वो एक नए परिवेश में, नए वातावरण में, नए लोगों के साथ बिल्कुल वैसे ही रह जाए जैसे वह अपने मायके में होती है। तो मैं पूछती हूँ आप लोगों से, क्या ऐसा संभव है? क्या हम बिल्कुल जैसे अपने माता पिता के घर में हैं, आज की मैच्योर लड़की भी विवाह के बाद अपने ससुराल जाती है, क्या तुरंत उनके उम्मीदों पर वो, उनके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार खरी उतरेगी? क्या वह वैसा कर पाएगी? तुरंत वो नए घर के नए रीति रिवाज को, नए लोगों को, नए मानसिकता को तुरंत वो समझ जाएगी? नहीं, क्योंकि वो स्वयं बच्ची होती है, उसको समझना होता है कि मेरे घर मायके में और ये मेरा ससुराल है। एक तो डर, झिझक, नई जगह में अपनी बात कहने की झिझक, कोई क्या बोलेगा, इस झिझक में डरी सहमी सी वह छोटी बच्ची जिसका विवाह कर दिया जाता है। तो इस पाठ में आधुनिक सोच के साथ एक माँ अपनी बेटी को परंपरा से अलग हटकर, लीक से अलग हटकर, जो सदियों का जो प्रचलन है उससे अलग हटकर वह सीख देती है कि लड़की होना पर लड़की दिखना मत। लड़की होना कैसे? वैसे ही चंचल रहना, लोगों की सेवा करना, आओ भगत करना, सम्मान करना, लोगों का आदर करना, ठीक है, जितना कर सकती है उतना कार्य भी करना, बात मानना, सारे अच्छे गुण सिखाती है, लेकिन लड़की जैसी दिखना मत। लेकिन वही कह रही है माँ
कि यदि तेरी अच्छाइयों का वहां पर कोई मोल ना हो, तेरी अच्छाइयों को कोई वहां समझे ना और तुझे पर अत्याचार करे, तेरी अस्मिता पर बात आए, तेरे मान सम्मान, तेरे आत्मसम्मान, स्वाभिमान पर यदि कोई चोट करे, तो वहां पर लड़की मत बनना। वहां पर यू हैव टू रेज योर वॉइस, तुम्हें आवाज उठाना है, अपने लिए लड़ना है, अपनी गरिमा, अपने सम्मान के लिए वहां पर तुम्हें लड़की बनकर डरना नहीं है। वहां पर तुम्हें दुर्गा बनकर अपने स्वाभिमान और अपनी रक्षा के लिए खड़े होना है। ये माँ सिखा रही है। एक लाइन में माँ कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस वाक्य में, कविता की इस पंक्ति में कितना गहरा अर्थ छुपा हुआ है, कितना दर्द छुपा हुआ है उन लाखों लाखों माताओं का जिनकी बेटियां सती प्रथा के नाम पर या दहेज के नाम पर जला दी गई। इसमें हमारे भारतीय समाज की कितनी बड़ी कुरीति, कितनी बड़ी कुप्रथा को उभारा गया है इस एक लाइन में कि रोटियां आग सेकने के लिए है, जलने के लिए ही नहीं। माँ, हर माँ अपनी बेटी को, चाहे किसी भी कम्युनिटी, किसी भी सोसाइटी की हो, हर माँ बचपन के बाद, एक उम्र के बाद, जैसी ही लड़की बड़ी होती है, उसे भारत में, कम से कम भारत में, उसे रसोई से परिचित करा दिया जाता है कि बेटा जब जरूरत पड़े तो सब्जी बना लेना, बेटा जरूरत पड़े तो ऐसे आटा गूंथते हैं, ऐसे रोटियां बनाते हैं। ये माँ सिखाती ही है कि कब कैसा माहौल पड़े, कैसा। मान लो आज हम कैरियर के लिए भी जाएंगे, बाहर का खाना नहीं खाना है हमें, अब तो हमारे हेल्थ पर्पज से हमें बाहर का, तो हमें कुकिंग आनी चाहिए, थोड़ी बहुत घरेलू कुकिंग हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो माँ तो सिखाती है, हर भारतीय माँ हर बेटी को सिखाती है कि ऐसे ऐसे काम करना है तुझे, आग जला करके सबके लिए भोजन बनाना है, अन्नपूर्णा बनना है। जब वो आग जलाकर भोजन पकाती है, तो वो भारतीय महिला अन्नपूर्णा हो जाती है। वही अन्नपूर्णा है जो देवी स्वरूप पूज्य है। तो माँ कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए नहीं, कहने का मतलब तुम आग जला करके अन्नपूर्णा बनो, भोजन बनाओ, लोगों को उनकी भूख को तृप्त करो। लेकिन वही आग जब तुम्हें जलाने के लिए हो, तो ये मान लेना कि उस आग में जलना मत, वहां पर दुर्गा की तरह अपने लिए लड़ना, अपने आप को उस आग के हवाले मत कर देना। रोटियां बना के खिलाना, भोजन बनाकर खिलाना उस आग में, खाना पकाना, लेकिन अपने आप को मत जलाना। ये माँ वो गूढ़ रहस्य सिखा रही है कि कन्यादान में वो जो सीख देनी चाहिए, जो माताएं गलत सीख देती थी सदियों से हमारे भारत देश में, नहीं बेटी ससुराल को ही अपना घर मानना, ससुराल के लोग जैसा कहें चुपचाप मान लेना, किसी से जवाब सवाल जवाब नहीं करना, सबकी बातों का ध्यान रखना, अपने मायके की लाज रख लेना, ये माएँ तब सिखाती थी। आज की आधुनिक माँ, पढ़ी लिखी माँ, साक्षर माँ अपनी बेटी को क्या सिखाएगी? ससुराल को अपना मानना, अपना समझना, ससुराल में सारे लोगों का ध्यान रखना, सबका ख्याल रखना, सेवा भाव भी करना, लड़कियों के सारे गुण वो सिखाती है। लेकिन जहां पर तुम्हारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान और गरिमा की बात हो और कोई तुम पर अत्याचार करे, तुम्हें कोई कमजोर समझे, तुम्हारा कोई अपमान करे, तो वहां पर लड़की मत बनना। वहां पर अपने सम्मान के लिए लड़ना, वहां पर अपने अधिकार के लिए लड़ना, क्योंकि जितनी तुम मायके की हो, ससुराल की भी उतनी हो। वहां पर तुम अधिकार पूर्वक सम्मान के साथ रहना, कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना। ये आधुनिक माँ सिखा रही है। और उसके साथ साथ क्या कह रही है? पानी में परछाई देखकर अपने रूप पर मत रीझ जाना, कहने का मतलब गहने कपड़े सुंदरता में मत मोह जाना। लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे कि कितनी सुंदर दुल्हन है, कितनी सुंदर बहू है, ठीक है, उस तारीफ में खुद को मत भूल जाना। याद रखना कि तुम एक व्यक्तित्व हो, पर्सनैलिटी हो, अपने पर्सनैलिटी को, अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को उस तारीफ में भूलना मत। लोग तारीफ की आड़ में तुम्हारा तुम्हारे साथ मनमानी करेंगे, तुम्हारे साथ अत्याचार करेंगे, तुम्हारा शोषण करेंगे, तो अपने को शोषित मत होने देना, किसी के अत्याचार का शिकार मत बनना। ये माँ सिखा रही है। इसलिए केवल तारीफ या प्रशंसा में ही मत खो जाना, अपनी अपने आत्मसम्मान को हमेशा याद रखना। ये माँ इस कन्यादान में सिखा कर भेज रही है। साथ ही साथ उस लाइन में क्या कह रही है कि वो तो अभी बच्ची है, उसे केवल धुंधले प्रकाश को जानती है वो, उसको ससुराल का गहरा अर्थ नहीं मालूम, विवाह का गहरा अर्थ उस बच्ची को नहीं मालूम कि विवाह के मायने क्या होते हैं, विवाह का अर्थ क्या होता है। वो बच्ची को नहीं समझ है इतनी विवाह की, कि विवाह के बाद जिम्मेदारियां क्या होती है, उसका जीवन किस तरह से बदलेगा। तो यही माँ सिखा रही है कि अब परिपक्व हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, ठीक है, ससुराल को अपना समझो, लेकिन
अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। वो भी तुम्हारे अपने हैं, लेकिन सबसे पहले तुम अपनी बनना, दूसरों की बनने से पहले स्वयं की बनना, ये माँ सिखा रही है। क्योंकि जब तुम अपने लिए स्ट्रांग रहोगी, तभी दूसरों के लिए भी स्ट्रांगली अपनापन तुम निभा सकती हो, उनके साथ रिश्तेदारी निभा सकती हो। इसलिए पहले स्वयं के साथ न्याय करना, स्वयं के लिए होना, फिर दूसरों के लिए होना। वो जो दूसरों के लिए होने की बात करते हैं, जो खुद के लिए नहीं होते हैं, तो ये गलत है। हम जब पहले स्वयं के लिए न्यायोचित रहेंगे, हम स्वयं के का सम्मान करेंगे, अपने आप का सम्मान जब हम करेंगे, तभी दूसरा हमारा सम्मान करेगा। इसलिए माँ सिखा रही है कि केवल तारीफ में मत खो जाना, केवल लड्डू मिठाइयों में, कपड़े गहनों में मत भूल जाना कि तू लड़की है, तेरा वजूद है, तू किसी माँ की बेटी है, ये मत भूलना। तू एक माँ का प्रतिनिधि है, माँ की, इस बात को भूलना मत। पूरे माँ की संस्कृति और संस्कार मैं तुझे दे रही हूँ दान के रूप में, उसको तू पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन तुम्हें कैरी करना है। आज मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, मेरी माँ ने, मेरी नानी ने हमको सिखाया है। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी की परंपरा है, संस्कारों के हस्तांतरण की परंपरा है, संस्कृतियों के ट्रांसफरेशन की परंपरा है, तो इसको तुम बनाए रखना, सारी अच्छाइयों को अपनाना, लेकिन अपने ऊपर अत्याचार मत होने देना। क्योंकि अत्याचार करने वाला जितना दोषी होता है, अत्याचार को सहने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है। तो कोई तुम्हारे बहू के नाम पर, कमजोर लड़की के नाम पर कोई तुम पर रौब दिखाए, तुम्हारे वजूद को नष्ट करने की कोशिश करे, तुम्हारा अपमान करे, तो वहां पर चुप नहीं बैठना। वहां पर यू हैव टू रेज योर वॉइस। तुम्हें अपने पूरे आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अपने खुद की व्यक्तित्व, अपनी पहचान के लिए लड़ना है। ये इस कन्यादान में माँ अपनी बेटी को सिखा रही है।